अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने पढ़ा था एनवायरमेंटल कंसर्न्स एट ग्लोबल लेवल। उसमें हमने पढ़ा था कि ग्लोबल लेवल पे एनवायरमेंटल इश्यूज जो है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है, क्या क्या है, वो सारी मैंने बताई थी। जैसे मैंने कहा था कि कल्टिवेबल एरिया जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड इट इज़ डिक्रीजिंग एंड एग्रीकल्चर लैंड इज लूजिंग फर्टिलिटी. Fisheries have been overharvested, grasslands have been affected adversely by overgrazing, water bodies, deplete due to pollution. तो इस तरह से ग्लोबल कोस्टल पोल्यूशन जो है हैज़ इंक्रीज्ड एंड हैज़ डिस्ट्रॉयड द मरीन लाइफ, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। तो ग्लोबल कंसर्न्स के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेमेडीज टू चेक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब इतनी सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, ये सारे कंसर्न्स जो है, ये सारे इश्यूज जो हैं, इनको चेक करने के लिए आज तक पूरी दुनिया ने कोई स्टेप उठाया भी है या नहीं। अगर कुछ स्टेप्स उठाए भी है टू चेक दीज एनवायरमेंटल इश्यूज, टू चेक दीज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, तो क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं ग्लोबल लेवल पे, वही हम पढ़ने जा रहे हैं। कि ऐसा भी नहीं है कि पूरी दुनिया तमाशा देख रही है, थिंक टैंक तमाशा देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है, तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, डिप्रेशन ऑफ ओजोन लेयर है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो चलिए बस हम हाथ पे हाथ धरे रख के बैठ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। पूरी दुनिया जो है इसके बारे में सोच रही है। इनफैक्ट एजेंसीज काम कर रही है, एजेंसीज काम कर रही है कि हाउ टू चेक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, तो दे आर वर्किंग फॉर दिस। तो यहाँ पे अब हमने पढ़ना है कि ग्लोबल लेवल पे कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है, इसके बारे में मैं पहले आपको बता दूं। इनफैक्ट ये है कि हम कह सकते हैं कि 1960s ऑनवर्ड्स जो है, अवेयरनेस अबाउट एडवर्स इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट इंक्रीज सिंस 1960s। 60s के बाद, 1960s के बाद क्या हुआ कि ग्लोबल लेवल पे सोचा गया कि नहीं, हमारा जो एनवायरनमेंट है ये पोल्यूट हो रहा है। इससे पहले भी सोचा जा रहा था, इससे पहले भी लोग काम कर रहे थे, लेकिन उतने एक्टिव नहीं थे। और 60s ऑनवर्ड्स, 1960s के बाद क्या हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, जिसको नाम रखा गया क्लब ऑफ रोम। तो ये एक ग्लोबल थिंक टैंक था जिसको नाम ही रखा गया क्लब ऑफ रोम। रोम आपको पता है इटली में है। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 1968। 68 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसको नाम रखा गया क्लब ऑफ रोम। क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि 60s ऑनवर्ड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ी। तो इस तरह से ये जो थिंक टैंक था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी कुछ खास चंद लोगों की, इन्होंने सोचना शुरू किया कि किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएं, अपने इस ब्लू प्लैनेट को बचाएं। तो इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम रखा लिमिट्स टू ग्रोथ इन 1972। तो ये इस नतीजे पे पहुंचे कि 1962 में एक पब्लिकेशन मंजर आम पे आई जिसमें इन्होंने ग्लोबल कंसर्न्स, ग्लोबल इश्यूज डिस्कस किए, सामने लाए कि अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आगे भी रही तो प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। सारी चीज़ें इन्होंने इस लिमिट्स टू ग्रोथ बुक में डिस्कस कर ली। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन दिस रिगार्ड यूनाइटेड नेशंस हेल्ड ए कॉन्फ्रेंस विद एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जो कि पूरी दुनिया में चर्चे हो गए लिमिट्स टू ग्रोथ के इस बुक के, जिसमें लिखा गया था कि हमें रोकना है, हमें इस बढ़ते हुए पोल्यूशन को, ये जो ग्रो कर रहा है डे बाय डे, हमें इसको रोकना है। और जब तक ना हम इसको रोकने में कामयाब होंगे तब तक हम अपनी इस अर्थ को बचा नहीं सकते हैं इन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से, इन एनवायरमेंटल इश्यूज से। तो इस तरह से जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने भी जब ये बुक देखी तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बिठाई। उसमें उन्होंने स्पेशली एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ही डिस्कस किए। और उन्होंने क्या किया, उसी वक्त यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम वाज फॉर्मड इन 1972। तो उन्होंने एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश कर ली जिसको काम ही सौंपा गया कि आपको एनवायरमेंटल प्रोग्राम, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काम शुरू करना है। और 1972 में यूएनईपी वजूद में आई। तो इस तरह से इसको काम क्या सौंपा गया, टू कवर ए वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इसको ये काम सौंपा गया कि जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है,
चाहे पोल्यूशन से रिलेटेड हो, चाहे बाकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे ओजोन लेयर डिप्लेशन हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे जितनी भी ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, इन चीज़ों को देखना है और इस पर काम करना है और इस पर पूरी दुनिया को इन्वॉल्व करना है, क्योंकि जब तक ना लोगों की कोऑपरेशन होगी तब तक हम पोल्यूशन को रोक नहीं सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया 1972 में, और 1972 में मंजर-ए-आम पे ये ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आ गई, जो काम करने लगी किसके लिए? एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। इनफैक्ट दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन विच वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड टू प्रोटेक्ट द अर्थ। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं, इसके हेडक्वार्टर्स इनफैक्ट डेवलपिंग स्टेट्स में भी पाए गए, कीनिया है, नैरोबी है। तो ये इनके हेडक्वार्टर्स डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी आप देखेंगे, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऑब्वियसली पोल्यूशन ज़्यादा होता है। इन्होंने यहाँ पे हर जगह कहा है कि हमें काम करना है अपनी अर्थ को बचाने के लिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें डेवलपिंग स्टेट्स में भी हेडक्वार्टर्स होने चाहिए। तो ये एक ग्लोबल लेवल पे पहली शुरुआत थी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, पोल्यूशन से बचने के लिए, एनवायरनमेंटल इश्यूज को, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन हो, ये एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, या दूसरी प्रॉब्लम्स ग्लोबल वार्मिंग की हो, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको ख़त्म करने के लिए, ओवरकम करने के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंटल प्रोग्राम एजेंसी वजूद में आई, और वजूद में लाया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने। और यूनाइटेड नेशन का भी जो ध्यान था वो किन्होंने इस चीज़ की ओर दिया, वो एक ग्लोबल लेवल थिंक टैंक था जिसको नाम रखा गया था क्लब ऑफ रोम, जिन्होंने, जो ऑर्गेनाइजेशन 68 में बनी, और जिन्होंने लिमिट्स टू ग्रोथ एक बुक मंजर-ए-आम पे लाई, और उसी बुक के ज़रिए ये पूरी दुनिया तक एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं पहले भी थी और ज़्यादा से ज़्यादा उजागर कर दी गई, और शुरुआत हुई कि हमें इस पर काम करना है, हमें अपनी अर्थ को बचाना है। तो ये ग्लोबल लेवल का पहला स्टेप था टू चेक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। दूसरा है अर्थ समिट। अर्थ समिट इसी से रिलेटेड, इनफैक्ट 72 के बाद एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो बना, उसके बाद 92 में एक ग्लोबल लेवल की बहुत बड़ी, दुनिया की बहुत बड़ी मीटिंग अटेंड हुई ब्राज़ील में, जिसको रियो दी जेनेरियो समिट भी कहा जाता है। दैट समिट वाज अटेंडेड बाय इनफैक्ट ओवर 170 countries, thousands of NGOs and many multinational companies sponsored by United Nations Conference on Environment and Development। तो यहाँ पे 72 के बाद बहुत बड़ी अर्थ समिट जो हेल्ड हुई, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस इसलिए हेल्ड हुई कि हमें एनवायरनमेंट को भी बचाना है और साथ साथ में डेवलप भी होना है। ऐसा है कि हम कहेंगे कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना है, तरक्की नहीं करनी है, तो तरक्की ये भी पॉसिबल नहीं है। दिन ब दिन हमें तरक्की करनी है, इंडस्ट्रीज बनानी है, फैक्ट्रीज बनानी है, कारखाने खोलने हैं, डेवलपमेंट ज़रूरी है, बट साथ साथ में डेवलपमेंट के साथ साथ में एनवायरनमेंट को भी सेफ रखना है हर टाइप के पोल्यूशन से। इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाने, इसके लिए कुछ ऐसी तदबीरें ढूंढनी है जो कल को कारआमद साबित होगी। तो अर्थ समिट हेल्ड हुई 1992 में। इसमें इनफैक्ट बहुत दुनिया की बहुत बड़ी समझ लो समिट थी, जिसमें 170 से ज़ायद मुल्क जो थे वो शरीक हुए थे, और हज़ारों की तादाद में NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीनेशनल कंपनीज ने हिस्सा लिया था। तो इसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और डिस्कशंस हुए एट लेंथ, नॉर्दर्न कंट्रीज़ के, साउदर्न कंट्रीज़ के डिस्कशंस हुए। इनफैक्ट इस जो ये रियोई समिट थी या अर्थ समिट जिसको हम कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुए बिटवीन नॉर्दर्न स्टेट्स एंड बिटवीन साउदर्न स्टेट्स, और इसी में एजेंडा 21 वजूद में आया। उसमें उन्होंने दस्तखत किए कि अब क्या होगा, क्योंकि एक साइड से नॉर्दर्न कंट्री जो है, डेवलप्ड कंट्री जो है, उनका मानना था कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना है, लेकिन डेवलपिंग स्टेट्स जो थी वो कहती है ठीक है हम साथ हैं आपके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन साथ साथ में हमारी डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, हमें तरक्की भी करनी है। तो कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढ ले जिससे तरक्की भी होगी और एनवायरनमेंट को भी सेव किया जाएगा। फिर दोनों जो नॉर्दर्न साउदर्न पार्ट है, फिर एक नतीजे पे पहुंचे थे जिसको नाम दिया गया था एजेंडा 21। उसमें डिस्कस किया गया था कि 21 जो जैसे फॉरेस्ट्स है, एग्रीकल्चर है, सॉइल पोल्यूशन है,
सॉइल इरोजन है किस तरह से बचा जाएगा, डिफॉरेस्ट्रेशन को रोकना है, बहुत सारे इकदाम उठाए और स्टेट से कहा गया कि इन आइटम्स पे काम करें, इन चीज़ों को रोक लगा दें, तभी जाके हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को चेक कर सकते हैं। तो जो रियो डिक्लेरेशन थी, इट क्लियरली स्टेट्स दैट द स्टेट्स shall cooperate to protect, conserve and restore the health and integrity of the earth's ecosystem। इसमें डिस्कस किया गया स्टेट्स जो हैं, तब तक हम दुनिया में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं पा सकते हैं जब तक न तमाम दुनिया की स्टेट्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर ले, एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर ले। तो हमें क्या करना है, हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है। और कोऑपरेट किस लिए करना है, कोऑपरेट इसलिए करना है कि हमें अपनी अर्थ को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है हर टाइप के पोल्यूशन से, और साथ साथ में क्या करना है, एंड रेस्टोर द हेल्थ एंड इंटीग्रिटी ऑफ द अर्थ इकोसिस्टम। जब हम हर टाइप के पोल्यूशन से छुटकारा पाएंगे, नेचुरली छुटकारा तब पाएंगे जब हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि सिंगल हैंडेडली ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम कोई भी स्टेट हैंडल नहीं कर सकती है। हियर वी नीड द कोऑपरेशन फ्रॉम एवरी कॉर्नर, कोऑपरेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो उसके बाद क्या होगा, तब जाके हम अपनी इस अर्थ का इकोसिस्टम जो है उसको बरकरार रखने में, उसको हेल्दी रखने में कामयाब हो सकते हैं। तो इनफैक्ट 3 मेन एजम्पशंस प्रोमिस्ड बाय समिट, 3 खास चीजें प्रॉमिस की गई इस समिट में, अर्थ समिट में। फिर नताइज ये निकले इसके, 3 चीजों पर प्रॉमिस किया गया। सबसे पहले मेकिंग डेवलपमेंट इकोलॉजी सस्टेनेबल, सबसे पहले तरक्की तो करनी ही करनी है, लेकिन साथ साथ में इकोलॉजिकल बैलेंस का ख्याल रखना है। इकोलॉजी सस्टेनेबल, हमें देखना है कि हमारा जो इकोसिस्टम है, इसको क्या करना है, इसको जहन में रखते हुए इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, तरक्की भी करनी हो और हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस में रखना है। नंबर 2, कैपेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी एज अ सेवियर ऑफ एनवायरनमेंट। तरक्की जरूरी है, लेकिन साथ साथ में ऐसे इकदाम उठाइए, ऐसी टेक्नोलॉजी आप इन्वेंट कर लीजिए जो फ्रेंडली हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। जैसे हम सोलर एनर्जी की बात करेंगे, तो इस तरह से विंड एनर्जी की बात करेंगे। आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करिए और उनको इंट्रोड्यूस करके आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो जो कि जिसका कि ज़्यादा बुरा असर हमारे यहाँ एनवायरनमेंट पे नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं हमारे यहाँ आजकल ट्रेन्स वगैरह जो है अंडरग्राउंड चलती है डेवलप्ड कंट्रीज में, पोल्यूशन रोकने किसी हद तक हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में कामयाब हो रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज। तो इसी तरह से बहुत हद तक ऐसी सोलर एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस की जा रही है। तो इफेक्टिवनेस ऑफ रेगुलेटरी प्रोविजंस फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें हर एक स्टेट को इसके लिए सीरियस रहना है, इसके लिए प्रोविजंस उठाने हैं और हर टाइप के लॉज बनाने हैं। जैसे हम कहेंगे इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से, तो हर स्टेट को चाहिए कि डिफॉरेस्ट्रेशन के लिए कुछ लॉज बनाएं, लोगों को खुली छूट ना दे कि वो जंगलात का कटाव करें। जंगलात का कटाव करेंगे, सॉइल इरोजन फेस करनी पड़ेगी, सॉइल इरोजन के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग फेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ एक ही स्टेट नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अवेयर होने के साथ साथ इस पर काम करना है, तब जाके हम इशू से, इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। और बहुत सारी मैंने अभी बात की कि ग्लोबल लेवल पे थिंक टैंक जो है, सोचने समझने वाले लोग जो है, उन्हें ऑर्गेनाइजेशंस बनाई और वो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है। जैसे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम 72 में वजूद में आया, जिसने बहुत स्टेप्स उठा और जो अभी काम कर रही है। उसी के साथ साथ अर्थ समिट, इन्होंने यहाँ पे बहुत बड़ी अर्थ समिट यूनाइटेड नेशन ने बुलाई ब्राजील में, जिसमें समझ लो कि हजारों की तादाद में एनजीओज थे या 170 से ज्यादा मुल्क थे जिन्होंने डिस्कस किया, ओवरऑल प्रॉब्लम्स डिस्कस की और कहा कि एनवायरनमेंट को भी सेव करना और साथ साथ में डेवलपमेंट भी चाहिए। तो वो तब होगा जब हम इन स्टेप्स को अपनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके साथ साथ और भी हमें पढ़ना है, कुछ और स्टेप्स भी उठाए गए थे। जैसे हम कहेंगे कि नए नए स्टेप्स जो उठाए थे, इसमें हमने पढ़ना है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज पढ़ना है, क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ना है और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। है